उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो तो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। इसी लाइन के साथ दोस्तों मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है NCERT बाय प्रिंस कुमार। तो दोस्तों आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं, मेरी ये रिवीजन की सीरीज़ चल रही है। इससे पहले मैंने ज्योग्राफी की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बनाई है, फिर एंशियंट हिस्ट्री की बनाई है, पॉलिटिकल साइंस की बनाई है, और आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी कांस्टेबल री एग्ज़ाम 2024। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बताने वाला हूँ मध्यकालीन इतिहास, मिडिवल हिस्ट्री जो है उसके महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप लोगों के यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछे जा सकते हैं, जिससे कि आप लोगों के 2 से 3 नंबर पक्के हो सकते हैं। तो इसके अंदर हम लोग उन क्वेश्चंस के बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे जो पिछले साल पूछे जा चुके हैं दूसरे एग्ज़ाम्स के अंदर, और हो सकता है कि उसी से मिलता जुलता कुछ आप लोगों के पेपर में भी पूछ लिया जाए। तो रिस्क है बात कर लेना दोस्तों, आप लोग को रिवीजन भी हो जाएगा आप लोगों का, और आप लोग अच्छी तरह से जो है सवाल भी लगा लोगे। तो इसी के साथ दोस्तों शुरू करते हैं मिडिवल हिस्ट्री के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs। या तो सवाल डायरेक्ट ही पूछ लिया जाएगा, या तो उसके एनालिसिस, उसके जो आपका सोल्यूशन है उसमें से कहीं कुछ सवाल फ्रेम हो सकता है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला सवाल है आपका वो है कि तुंगभद्रा नदी किस साम्राज्य का जो है भरण पोषण करती थी। तो बताना है कि भैया कौन से साम्राज्य की जो है तुंगभद्रा नदी गुजरती थी, और जिसकी वजह से जो है तुंगभद्रा नदी उस साम्राज्य का भरण पोषण करती थी। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका विजयनगर साम्राज्य। हमें पता है विजयनगर साम्राज्य के बारे में थोड़ा सा डिटेल कर लेते हैं दोस्तों। तो भाई 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। किसने किया था? हरिहर और बुक्का ने, 2 भाइयों ने, तुंगभद्रा नदी के किनारे, ठीक है। और विजयनगर में अपने साम्राज्य की स्थापना की, और ये कौन से वंश से थे? संगम वंश से थे। याद रखिएगा कि विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध राजा का नाम क्या था? कृष्णदेवराय वर्मन, ठीक है। तो याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद में नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या बात करता है दोस्तों? नेक्स्ट सवाल है कि भैया निकोलो दो कांटी, अब्दुल रज़ाक समरकंदी, अफनासी, निकितन और फर्नाउट नूनीज ने किस साम्राज्य की यात्रा की थी? ये यात्री हैं कुछ दोस्तों, और बताना है कि कौन से साम्राज्य के दौरान इन्होंने यात्रा की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। कौन से साम्राज्य में आए थे दोस्तों? विजयनगर साम्राज्य के अंदर आए थे, ठीक है। ये सब आप पूछा जाता है पेपर के अंदर, तो थोड़ा सा इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देवराय प्रथम के शासनकाल के अंतिम दिनों में जो है प्रसिद्ध इटली यात्री निकोलो द कॉन्टी, मतलब ये ट्रैवलर थे जो आए थे इंडिया के अंदर, और इनकी किताब का नाम क्या है? ट्रेवल्स ऑफ निकोलो कॉन्टी, ठीक है। कई बार किताबें पूछ ली जाती है। उसके बाद में दूसरे यात्री आपके कौन से हैं? फारसी यात्री हैं, यानी कि ईरान से आए थे, अब्दुल रज़ाक ने। ये कब आए थे? देवराय द्वितीय के शासनकाल में आए थे, और इन्होंने जो है अब्दुल रज़ाक विजयनगर साम्राज्य के संसार को देखा, और उन्होंने अपने नगरों में, अपनी किताब के अंदर उनके भव्य नगरों की जो है बातें लिखी हैं। उसके बाद में आपका आता निकितन, रूसी यात्री थे, रूस से आए थे। तो ये कब आए थे दोस्तों? 1466 से लेकर 1472 के मध्य में विजयनगर की यात्रा की। आप आखिरी हैं आपके फर्नाउट नूनीज, ये पुर्तगाल से आए थे, ठीक है, हाँ। और ये अच्युत राय देववर्मन के शासनकाल में आए थे। तो ये आपका यात्री कई बार पूछ लेता है उनकी किताबें मैच करने के लिए, और कई बार जो होता है कि कौन से साम्राज्य में आए थे, किस राजा के समय में आए थे, ये पूछ लेता है। तो आगे बढ़ते हैं। फिर अगला सवाल क्या है दोस्तों? नेक्स्ट सवाल भी आपका विजयनगर साम्राज्य से। विजयनगर साम्राज्य से हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप मध्यकालीन इतिहास की बात करेंगे तो विजयनगर साम्राज्य जो है वहाँ से सवाल पूछा ही पूछा जाता है। उसके बाद में देखिए कि विजयनगर साम्राज्य का संघातिक प्रहार किस युद्ध में हुआ था, यानी कि उस पर बहुत बड़ा प्रहार हुआ था। वो कौन सा युद्ध था जिसके बाद से जो विजयनगर साम्राज्य था दोस्तों वो कमज़ोर हो गया था? तो आपको वो युद्ध बताना है। बहुत फेमस युद्ध है दोस्तों, जिसको बोलते हैं तालीकोटा का युद्ध। क्या है दोस्तों? आपका तालीकोटा का युद्ध 1665 के अंदर हुआ था, ठीक है। कई बार डायरेक्ट डेट ही पूछ लेता है कि भाई तालीकोटा का युद्ध बताइए कौन से साल में हुआ था। तो देखिए राम राय के खिलाफ जो है दक्षिण भारत के 4 मुस्लिम राज्यों, 4 जो मुस्लिम राज्य थे उन्होंने मिलकर के अटैक किया था। कौन कौन से थे? अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर, ठीक है। इन्होंने मुस्लिम महासंघ बनाया था, और 1565 में जो है तालीकाट, यानी जिसको राक्षी तांगड़ी का युद्ध बोला जाता है, उस पर राम राय को परास्त किया था। उस समय जो विजयनगर के राजा थे वो राम राय थे, ठीक है। तो याद रखिएगा कि तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। नेक्स्ट अगला सवाल दोस्तों, कई बार जो होता है कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी शब्द वगैरह पूछ लेता है और उसका मतलब पूछ लेता है। तो देखिए मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में शब्द अर्घट किसे निरूपित करता है? अर्घट का मतलब क्या होता है ये बताना है इसके अंदर। तो भाई जो आपका अर्घट का मतलब क्या होता है? अर्घट एक प्रकार का जो होता है भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र, वाटर व्हील होती है, ठीक है। तो उस समय जो है किसान सिंचाई के लिए अर्घट का यूज़ करते थे, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका जो है
अब आपका यहाँ से जो है दिल्ली सल्तनत से सवाल पूछा जाएगा कि भाई भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, भारत में किसने जो है गुलाम वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, देख लेते हैं एक बार इसको। 1206 ईस्वी में गौरी की मृत्यु के बाद, ठीक है, मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो एक तुर्क गुलाम था ने भारत में किसकी स्थापना की, गुलाम वंश की स्थापना की। तो ये सवाल जो है कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट सवाल आपका क्या है, आपका सवाल है सुल्तान गयासुद्दीन की पदवी किसने धारण की थी, किसने धारण की थी दोस्तों, तो सुल्तान गयासुद्दीन की पदवी जो थी आपकी एवाज ने धारण की थी। ठीक है, इसकी एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो जब इल्तुतमिश पश्चिमी इलाके पर ध्यान दे रहा था तभी बंगाल और बिहार में एवाज ने सुल्तान गयासुद्दीन की पदवी धारण की और अपनी आज़ादी का क्या कर दिया, ऐलान कर दिया। ठीक है, हाँ। अगला, ये सवाल तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई सारे एग्जाम्स में जो है फ्रिक्वेंटली इसको पूछा गया है। ठीक है, चहलगामी जिसको चालीसा बोलते हैं कौन थे, किसकी बात करता है चहलगामी चालीसा, तो आपका जो है ये बात करता है तुर्क सरदारों की, किसकी बात करता है, तुर्क सरदारों। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। तो वही चहलगामी तुर्क सरदार थे जिनसे इल्तुतमिश बहुत आदर से पेश आता था। ठीक है, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद वे किसी को कठपुतली बनाकर गद्दी पर बिठाना चाहते थे, परंतु रजिया जो इल्तुतमिश की बेटी थी, पहली महिला शासक थी रजिया सुल्तान, के गद्दी पर बैठने के बाद इन्होंने विद्रोह कर दिया। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्या है दोस्तों, सर्वप्रथम किस मुस्लिम शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी, यानी अपनी राजधानी जो कहीं और से दिल्ली को ट्रांसफर किया, दिल्ली में राजधानी स्थापित की थी। तो बताना है कौन था दोस्तों वो शासक, तो आपके शासक थे इल्तुतमिश। कौन था दोस्तों, इल्तुतमिश। ठीक है, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो शासक का नाम क्या था, इल्तुतमिश। देखिए, इल्तुतमिश पहला ऐसा मुस्लिम शासक था जिसने अपनी राजधानी को जो है लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की थी, नहीं तो अधिकतर सब लोग लाहौर में अपनी राजधानी रखते थे, ये पहली बार जो दिल्ली शिफ्ट करवाया था। उसके बाद में नेक्स्ट सवाल क्या है आपका, नेक्स्ट सवाल है कि दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को जो है उलूग खां के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उलूग खां के नाम से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, उलूग खां जो थे आपके बलबन के नाम से जाने जाते थे, बलबन को उलूग खां बोला जाता था। देखिए, तुर्क सरदार उलूग खां ने 1565 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर अधिकार कर लिया, वह बलबन के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, उनका नाम क्या था, उलूग खां था, और बाद में उन्होंने अपना नाम क्या रख लिया था, बलबन। ये सवाल भी बहुत पूछा जाता है, सजदा और पेबोस वाला। ठीक है, इस सवाल को भी जो है बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा कि भाई सजदा और पेबोस की रस्म दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने आरंभ की थी, वो कौन सा शासक था जिसने सजदा और पेबोस आरंभ किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बलबन, बलबन ने आरंभ किया था। बलबन दोस्तों ऐसा शासक था, बहुत ही क्रूर और बहुत ही अनुशासित, डिसिप्लिन फॉलो करवाने वाला शासक था। ठीक है, ये देखिए, अमीरों पर नियंत्रण के लिए बलबन ने क्या करवाया था, सजदा, पेबोस। ठीक है, जिसमें सजदा राजा को दंडवत प्रणाम करना होता था और पेबोस राजा के कदम चूमना होता था। ठीक है, अगर कोई भी उसके राज दरबार में आ रहा है तो झुक करके उसको सलाम करेगा और उसके कदम को चूमेगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट सवाल दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि भाई दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने जो है खून और फौलाद की नीति अपनाई थी। ठीक है, यानी कि खून और फौलाद की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बलबन ही। बलबन बहुत स्ट्रिक्ट, मैंने बताया ना, बलबन जो था बहुत स्ट्रिक्ट शासक था। तो देखिए क्या एक्सप्लेनेशन है कि भाई जब दिल्ली के आसपास के इलाकों तथा दोआब में शांति व्यवस्था की स्थिति जो है काफ़ी बिगड़ गई थी, तो गंगा यमुना दोआब तथा अवध की सड़कों पर चोर डाकुओं से घिरी रहती थी। आसपास के पूर्वी क्षेत्र में कुछ राजपूत जमींदारों ने किले बना लिए थे और शासन को चुनौती दे रहे थे। इन सबसे निपटने के लिए बलबन ने क्या पॉलिसी लेके आया, खून और फौलाद की। ठीक है, अगला सवाल देखिए, तो ये सवाल भी जो है कि अलाउद्दीन के किस गुलाम ने देवगिरी आक्रमण का क्या किया था, नेतृत्व किया था। तो ये तो आप लोगों ने मूवी देखी होगी पद्मावत, उसके अंदर जो मलिक काफूर होता है, तो इसका आंसर क्या है, मलिक काफूर। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का बहुत ही खास गुलाम था मलिक काफूर। ठीक है, ये देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर के नेतृत्व में देवगिरी पर आक्रमण किया। उस समय राजा रामचंद्र वहाँ का शासक था, जिनके कारण रायकरण के साथ संधि संबंध कायम किए गए थे। उसके बाद में नेक्स्ट सवाल दोस्तों, ये सवाल भी पूछा जाता है कई बार कि नगद वेतन देने वाला सल्तनत का पहला सुल्तान कौन सा, वो पहला कौन सा सुल्तान था जिसने अपने जितने भी उसके नौकर पश लोग थे उन सबको क्या देना शुरू कर दिया, नगद वेतन। क्या आंसर है दोस्तों इसका, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने भी कई सारे सुधार किए दोस्तों। ठीक है, हाँ। उसके बाद में अगला सवाल क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि उलुक तथा दावा व्यवस्था। क्या दोस्तों, उलुक दावा व्यवस्था का संबंध तुगलक काल में निम्नलिखित में किससे था।
तो भैया किससे था, इस सब का मतलब क्या होता है, तो इस सब का मतलब आपका क्या होता है, डाक व्यवस्था। ठीक है, यानी संदेश को लेके आना लेके जाना। ये देखिए, पैदल डाक व्यवस्था को क्या बोला जाता है, धावा। इस पे संदेशवाहक एक दूसरे के माध्यम से गंतव्य तक पहुंचते थे। और उलुक डाक व्यवस्था, जहां हर 4 मील पर राजकीय घोड़ों की व्यवस्था की जाती थी। ठीक है, एक तरह से संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कम समय में पहुंचाने के लिए किया जाता था। ये सवाल भी कई बार पूछ लिया जाता है, भक्ति संत और उनकी विचारधारा, उनका दर्शन कौन कौन सा है। तो ये देखिए, शंकर अवभूत हैं क्या, रामानंद केवलादित्य हैं क्या, रामानुज विशिष्टाद्वैत है क्या, चैतन्य अद्वैत हैं। तो जो सही मैचिंग है दोस्तों वो सी है, कि जो रामानुज जो भक्त थे, उनका जो दर्शन था वो विशिष्टाद्वैत था। ठीक है, तो कई बार जो होता है ये सवाल भी पूछ लिया जाता है। उसके बाद में ये लड़ाइयाँ मैच करने के लिए तो हमेशा ही पूछी जाती है दोस्तों कि कौन सी लड़ाई कौन से साल में हुई थी। ठीक है, तो आप लोग को पता होना चाहिए दोस्तों कौन सी लड़ाई कौन से साल में हुई थी। तो सबसे आसान से शुरू करते हैं। देखिए, आपकी जो पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी वो कब हुई थी, 1526 के अंदर। ठीक है, तो 1526 के अंदर, तो ए का क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा 2। यहाँ पर जो है ए के 2, या तो बी या तो सी, इन दोनों में से क्या है आपका आंसर है दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक बार देख लेते हैं इसका आंसर। पानीपत की लड़ाई 1526, खानवा का युद्ध जो हुआ था 1527 के अंदर, चौसा के युद्ध 1539 के अंदर, और कन्नौज की लड़ाई 1540 के अंदर। तो ये आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद में तुजु के बाबरी का लेखक, कई बार पुस्तक और उसके लेखक वगैरह सवाल ये पूछा जाता है इसमें। तो तुझे के बाबरी का लेखक कौन था दोस्तों, तो तुझे के बाबरी का लेखक स्वयं बाबर ही था। ठीक है, भाषा भी पूछ दी जाती है कि भाई कौन से भाषा में लिखी गई थी। तो बाबर को अरबी फारसी का गहरा ज्ञान था, साथ ही तुर्की उसकी मातृभाषा थी। उसने तुजु के बाबरी को तुर्की में लिखा, जो विश्व साहित्य की एक अमर कृति मानी जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल क्या है कि हुमायूं नामा, ये किताब भी देखिए, हुमायूं नामा की रचयिता निम्नलिखित में से कौन थी, किसने रचना की थी हुमायूं नामा की। तो भाई हुमायूं नामा की रचना की थी गुलबदन बेगम ने। ठीक है, हाँ, ये देखिए, गुलबदन बेगम हुमायूं की क्या थी, बहन थी, जिसने अकबर के आग्रह पर हुमायूंनामा नामक पुस्तक लिखी। इसमें बाबर हुमायूं के शासनकाल का विवरण है और तत्कालीन समाज का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो स्वयं उनकी सिस्टर ने लिखी थी। अगला सवाल क्या है दोस्तों, 1799 किंग जॉर्ज को बादशाह नामा किसने भेंट की थी। जो किंग जॉर्ज था उसको बादशाह नामा किसने भेंट की थी। ठीक है, किताब किसने भेंट की थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, अवध के नवाब ने भेंट की थी। ठीक है, थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बादशाहनामा जो थी शाहजहाँ के दरबारी इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौरी की रचना है, और वर्ष 1799 में अवध के नवाब ने किंग जॉर्ज को बादशाहनामा क्या की थी, भेंट की थी। नेक्स्ट सवाल दोस्तों, फिर ये मैचिंग वाला आ गया कि भाई कौन से मुगल शासक का मकबरा कहाँ पर है। ठीक है, ये सवाल भी बहुत पूछा जाता है। तो देखिए, सबसे आसान से शुरू करते हैं। शेरशाह, इनका तो सासाराम के अंदर है। ठीक है, हुमायूं का कहाँ है दोस्तों, दिल्ली के अंदर हुमायूं का मकबरा, हुमायूं टॉम जिसको बोला जाता है। उसके बाद में दोस्तों, उसके बाद में क्या है आपका, जहांगीर का मकबरा कहाँ है दोस्तों, लाहौर पाकिस्तान के अंदर। और अकबर का मकबरा आपको पता है आगरा के निकट सिकंदरा में। तो ये आपका मैचिंग हो गया। फिर ये विजय के बारे में भी कई बार युद्ध आ जाता है सवाल कि कौन सा इसके अंदर ठीक है। ठीक है, तो इसको एक बार देख लेते हैं। तो देखिए, सिंध का विजय कब हुआ था, 1590 के अंदर। गुजरात का विजय 1572, काबुल विजय 1581, और हल्दीघाटी के युद्ध राणा प्रताप के बीच में हुआ था और मुगल सेनापति के बीच में हुआ था, तो 1576 के अंदर हुआ था। नेक्स्ट सवाल देखिए दोस्तों, कि निम्नलिखित में से मुगल शासक ने जो है अस्पा पद्धति का प्रारंभ किया था। ठीक है, किसने प्रारंभ किया था, तो ये आपका जहांगीर ने प्रारंभ किया था। ठीक है, ये एक तरह से जो है एक नई व्यवस्था थी। उसके बाद में नेक्स्ट सवाल क्या है दोस्तों आपका, सुलह कुल की नीति। ये भी सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है दोस्तों, हर अलग अलग एग्जाम्स के अंदर इस सवाल को फ्रिक्वेंटली पूछा गया है। तो इसको एक बार देखने का प्रयास करते हैं। सुलह कुल की नीति दोस्तों, कि निम्नलिखित में से किस शासक ने सुलह कुल की नीति अपनाई थी। ठीक है, तो ये आपका किसने, अकबर ने शुरू की थी। ठीक है, यानी कि क्या थी सुलह कुल की नीति, अकबर ने सार्वभौमिक शांति और भाईचारा बनाए रखने के लिए जो है सुलह कुल की नीति क्या की थी, अपनाई थी। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका, नादिर शाह का आक्रमण निम्नलिखित में किस मुगल बादशाह के समय हुआ था। किस मुगल बादशाह के टाइम पे नादिर शाह ने जो है अपना भारत पे आक्रमण किया था, तो आंसर क्या है, मोहम्मद शाह के टाइम पे। ठीक है, 1738 से 39 के बीच में नादिर शाह ने जो है आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ये भी बहुत फेमस सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन मुगल साम्राज्य का अंतिम बादशाह था। तो कौन था दोस्तों, तो आपके थे बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, हाँ। उसके बाद में ये अब आपका जो है
पुरंदर की संधि निम्नलिखित में से किसके बीच में हुई थी? ठीक है दोस्तों, पुरंदर की संधि हुई थी तो किसके बीच में हुई थी? शिवाजी के बीच में और जयसिंह के बीच में हुई थी। ठीक है, 1565 के अंदर हुई थी। नेक्स्ट, अब ये सवाल देखिए, पूछ लिया पानीपत से। पानीपत का तीसरा युद्ध जो था निम्नलिखित में किसके मध्य हुआ था? किसके बीच में हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध? तो दोस्तों यह हुआ था आपका मराठा और अफगानों के बीच में। ठीक है, हाँ, अहमद शाह अब्दाली के बीच में और मराठाओं के बीच में। उसके बाद में देखिए अगला सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से कौन 18वीं शताब्दी में अवध राज्य का संस्थापक था? किसने जो है अवध की स्थापना की थी? तो आपका नाम था सादत खां। क्या नाम था दोस्तों? सादत खां। उसके बाद में नेक्स्ट सवाल कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कारखाना सबसे पहले कहाँ स्थापित किया था? कहाँ अपना सबसे पहले कारखाना लगाया था अंग्रेजों ने, फ्रांसीसियों ने? ठीक है, तो ये आपका लगाया था दोस्तों सूरत के अंदर। कहाँ लगाया था? सूरत के अंदर लगाया था। ठीक है, थोड़ा सा इसका डिटेल पढ़ लेते हैं क्योंकि कई बार जो होता है यहाँ से सवाल पूछ लेता है। फ्रांसीसी ने भारत में अन्य यूरोपीय कंपनियों की अपेक्षा सबसे बाद में प्रवेश किया। सबसे आखिरी में यही लोग आए थे फ्रांसीसी, और वो ज़्यादा साल तक भारत के अंदर टिके भी नहीं थे। 1664 में फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के मंत्री कोलबर्ट के प्रयास से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। वर्ष 1668 में फ्रेंकोइस कैरो द्वारा सूरत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना की गई। गोलकुंडा रियासत के सुल्तान से अधिकार पत्र प्राप्त करने के पश्चात 1669 में मछलीपट्टनम, ठीक है, वहाँ पर दूसरी व्यापारिक फैक्ट्री लगाई। ये हो गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल भारत में पुर्तगालियों द्वारा लाई गई थी, जिसको पुर्तगाली लेके आए थे? ये सवाल भी पूछा जा सकता है दोस्तों। तो मिर्च लेके आए थे पुर्तगाली। क्या लेके आए थे? चिली, मिर्च। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। भारत में तंबाकू की खेती, जहाज निर्माण, कालीकट एवं गुजरात, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत, मिर्च की फसल पुर्तगालियों के आगमन के पश्चात हुई। यानी इस तमाम चीज़ें पुर्तगाली लेके आए थे। तो भैया पुर्तगाली ने ही 1556 में गोवा में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। ठीक है, हाँ। उसके बाद में भाई लास्ट क्वेश्चन है आपका ये मिडिवल हिस्ट्री से। निम्नलिखित में से विदेशी यात्रियों में से किसने भारत के हीरो और हीरे की खदानों की क्या की थी? विस्तृत चर्चा की थी अपनी पुस्तक के अंदर। तो कौन था दोस्तों वो? तो वो था आपका जिया बैप्टिस्ट टेवर्नियर। टेवर्नियर ने अपनी किताब के अंदर भारत की खानों खदानों के बारे में बहुत सारा लिखा। तो ये था दोस्तों आपका कुछ 30-35 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। कई बार एग्जामिनर जो होता है इनके एक्सप्लेनेशन से भी नए सवाल बना देता है। ठीक है, तो आप लोग बस एक बार इसको एक नज़र से देख लीजिएगा, आप लोग का रिवीजन हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप हो भी सकता है कि इससे आप लोगों को जो 2-3 नंबर पक्के हो जाएं, इसमें कोई घाटा तो है नहीं आप लोगों का। ठीक है, आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा समय निकाल के इसको देख लीजिए। मेरी और भी वीडियोज़ आएंगी पॉलिटिकल साइंस पे, इन्वायरमेंट वगैरह पे। ठीक है, तो बस आप लोग मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है NCERT बाय